कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाले हैं जिसे आप यदि समझ पाए तो यह आपकी सफलता के लिए एक कुंजी हो सकती है। जैसा कि मेरे इस ऑडियो के जो थंबनेल है उसमें अर्धनारीश्वर रूप भगवान भोले का हमने दिखाया है। और वह अर्धनारीश्वर जो रूप है, मतलब एक तरफ शिव रूप जो है पारद है, गंधक रूप जो है पार्वती है, और गंधक रूप पार्वती और सर पे वो चंद्रमा को धारण किए हुए, और उसके नीचे गंगा बहती नजर आती है, और उसके बाद जो है गले में सर्प उन्होंने धारण किया है। यहाँ जो सबसे अहम चीज है, जो चंद्रमा सब औषधियों का राजा है, वह उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है, अपने सर पे धारण किया है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो औषधियों का राजा है सोम, जिसे हम सोमवल्ली या सोमलता के नाम से जानते हैं, वह इस क्रिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जो बात आती है कि गंगा की, तो अभी तक शायद किसी ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। कांजी बनाते वक्त जो हम जल उसमें लेते हैं, हमें उसमें जल ना लेकर के गंगा जल लेना चाहिए। आगे जो उन्होंने धारण किया है गले में सर्प, यह सर्प जो है हमें दो चीज़ें बताता है। एक तो सर्प का विष जो है वो हमें इस पारद के संस्कार में, जब हम उस सर्प विष को लेकर के इसके साथ पारद को घोटते हैं, तो वह विष ही एक अकेला ऐसा है जो पारद को विभुक्षित करता है। मतलब पारद को जब विष रूप जो सर्प रूप वहां दिखाया गया, उसके विष से घोटते हैं, तभी वह पारद जो है विभुक्षित होता है। और विभुक्षित पारद जो है शायद जितने लोग हमारे इस विद्या से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि विभुक्षित पारद की क्या अहमियत है। जब तक पारद विभुक्षित नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार के क्रामण सारण ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और सोम के रस में घोटने से ही एक अकेला मात्र जो है पारद पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और यह हमने स्वयं अपने पिछले अनुभव में आपको बताया था, दिखाया था कि हमने 10 ग्राम पारद लिया और सोम के रस में जैसे उसको घोटा तो वो हमें करीब 2.5 ग्राम मिला। उसमें 7.5 ग्राम के करीब अशुद्धियां उसने उसमें से निकाल दी। और उसके बाद यदि हम उसको कांजी से घोटते हैं, कांजी से धोते हैं, तो वो निर्मल और साफ हो जाता है। और यदि हम उसको जारण प्रक्रिया उसकी, मतलब पारद शिव और गंधक का जो है जारण करवाते हैं, तो वह अपनी उत्तम अवस्था की तरफ चला जाता है, जैसा शास्त्रों में दिया गया है। और हम भी यही चीज़ कह रहे हैं कि 10 गुना 10 गुना गंधक का जारण होना चाहिए। अब उसके बाद जो हमें पारद मिलता है, वह पारद जो है हमें सर्प विष के साथ घोट करके उसे विभुक्षित करना चाहिए। और वह पारद जो हमारा होगा वह विभुक्षित पारद होगा, और वह सभी प्रकार की जो हमारे धातु चारण हमें करना है, वह उस चारण के लिए तैयार होगा। चाहे वह स्वर्ण चारण हो, चाहे वो आपका जरजत चारण हो, चाहे वो आपके और दूसरे अब्रक चारण हो, पर उनसे हमें पहले सर्प विष के साथ अच्छी प्रकार से घोट लेना चाहिए, तभी वह उस क्रिया के लिए तैयार होता है। और अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को किसी ने इस प्रकार से खोला हो।
और रही बात जो भभूत की है, वो भभूत जो है नाग और वंग की जो भस्म है जो हम उस पर लगाते हैं, वह नाग और वंग की भस्म जो है जो क्रामण संस्कार में इस्तेमाल करते हैं। भगवान भोलेनाथ, पार्वती और ये सारी चीज़ें मिलकर के मतलब वो जिसे हम पारद गुटिका कह सकते हैं या पारद मणि कह सकते हैं या पारस मणि कह सकते हैं या हम जिसको पारस पत्थर कहते हैं, वो भगवान भोलेनाथ और पार्वती का एक अर्धनारीश्वर रूप है। अब यहाँ बाकी काफ़ी हद तक तो हम आपको बता ही चुके हैं, हम सिर्फ आपको आज कांजी के विषय में बताना चाहते हैं। अभी यह जो हमने अभी प्रकरण आपको दिया है, इस प्रकरण में अभी तक लोग जो है शुद्ध जल जो है कांजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, परंतु जिस प्रकार से अभी मैंने बताया आपको कि आप चावल का मांड, शाली चावल का मांड, लाल चावल आते हैं, उन लाल चावलों का मांड जो है आप निकालिए और उस मांड को प्रयोग करके उसमें कुछ पानी मिलाइए और 10 लीटर यदि आप कांजी बनाना चाहते हैं तो करीब 2 लीटर आप मांड मिलाइए और 8 लीटर उसमें पानी मिलाइए और 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम राई, ये सब पीस करके, लेकिन ये सब बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए और आपके सामने इन चीज़ों को तैयार किया गया हो। आप मतलब ये ना समझें कि आप बाज़ार से ले लें तो वो 10 चीज़ें उसमें मिला करके देते हैं, आपका प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। ये तो हुआ हमारा कांजी निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, इसमें इन सब को मिला करके आप इसका मुंह खुला रख के बट उसको एक कपड़े से बंद कर दीजिए और इसको खुले में रख दीजिए छाया में। 4 से 5 दिन के बाद इसमें थोड़ी सी महक आनी शुरू होगी तो और ये जो कांजी आपकी है ये हल्की हल्की खट्टी होनी शुरू हो जाएगी और जितनी कांजी आपकी खट्टी होगी वह कांजी जो है आपके इस पारद प्रक्रिया में आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। अब बात यहाँ आती है कि आपने जो ये कांजी तैयार की है इसका इस्तेमाल कहाँ होना है। जब भी आप कोई घुटाई करते हैं किसी भी प्रकार से और उसमें जब द्रव्य रूप में और कुछ भी नहीं आपके पास होता है, आपको सूखी घुटाई नहीं की जाती है पारद की कभी भी, उसमें हमेशा बाकी यदि द्रव्य रूप में कुछ नहीं है तो आपको कांजी का इस्तेमाल कर लेना होता है। कांजी जो आपकी बनती है, यही कांजी जो है आपका आधार है और सबसे पहली प्रक्रिया पारद कर्म करने से पहले हमें यह कांजी तैयार करनी होती है और ये कांजी जो है हमें इतनी तैयार करनी होती है कि हमें किसी प्रकार के से इसकी शॉर्टेज ना पड़े। तो हम आप सभी भाइयों से जो भी इस कर्म को करें, वो करना चाहें या करेंगे, तो उन सब से एक नम्र निवेदन यह है कि वह पहले 50 लीटर कांजी जो है वो कम से कम तैयार करें और 50 लीटर कांजी जो है आपके पास रेडीमेड तैयार हो तो आप जब तैयार हो जाए, खट्टी हो जाए, तब आप इस क्रिया को शुरू करें, उससे पहले ना करें। यह सबसे पहला स्टेप है इसमें कांजी निर्माण का। और अभी तक जितने लोग इसमें लगे हुए हैं मैं समझता हूँ वो अभी कांजी निर्माण में भी कहीं प्रॉपरली नहीं काम कर पाते हैं। अच्छा, रही बात ये कि कांजी जो है जहाँ आपको पारद के और संस्कारों में इस्तेमाल करनी है तो वो ये चावल की कांजी आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन यदि आपको जैसे जो क्रियाएं आपको तोड़ फोड़ से संबंधित हैं, जैसे पारद में से उसके अवगुण निकालने के लिए या आपको अष्ट संस्कार में जो आपको कांजी इस्तेमाल करनी है, जहाँ संवेदन करना है या अपने मर्दन करना है या जहाँ तक उसके अशुद्धियाँ निकालने तक की बात है, मतलब मूर्छन संस्कार से पहले तक जो कांजी आपने इस्तेमाल करनी है, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि चावल के साथ साथ आपको कुल्थी की दाल लेकर के और उस कुल्थी की दाल को अच्छी प्रकार से पका, उससे मतलब उस दाल को इतना पका करके कि आप उस दाल को उसमें घोट करके उसमें मिला दें पूरी तरह से। और वह दाल भी जो है करीब आधा किलो आप दाल लें और उसको जैसे साधारण रूप में हमारे घरों में दाल बनती है,
चाहे वो मूंग की बनी है या दूसरी, उस प्रकार से हम उस दाल को बनाएं। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ उसमें ज़्यादा जो जैसे खाने की दाल बनाते हैं इसी प्रकार से वो दाल बना करके और उस दाल को अच्छी प्रकार से पीस करके उस कांजी में मिला देंगे तो यह जो कांजी एक अलग प्रकार की कांजी तैयार होगी। अच्छा, ये सारी कांजी में नहीं आपको मिलाना है, यह आपको जितनी कांजी आपको इस्तेमाल करनी है उसमें 5-7 लीटर कांजी उसमें से निकाल लें। 5-7 लीटर में ये आधी किलो की दाल जो है आपको तैयार करके पीस करके और उसमें मिला देनी है। अब कांजी बनाने से पहले जो आपका मिट्टी का बर्तन होगा, जो घड़ा होता है, उसके अंदर आपको सरसों का तेल जो है अच्छी प्रकार से पोत लेना है। उसकी अंदर की जो दीवार हैं उनके ऊपर सरसों का तेल आपको चुपड़ देना है और तब उसमें आपको ये गंगा जल और आपको चावल का मांड और ये जो आपको औषधियाँ मैंने बताई हैं, हल्दी, राई और सेंधा नमक, ये मिलाना है। और उसी बर्तन में जब आपको ये दाल वाली कांजी तैयार करनी है तो ठीक इसी प्रकार से वो तैयार करनी है। उस वक्त आपको कांजी में वो दाल मिला देनी है और वो भी एक इसी प्रकार का घड़ा लेकर के उसके चारों तरफ सरसों का तेल लगा करके उसको भी 2-3 दिन आपको रख देना है ताकि वो दाल उसमें अच्छी प्रकार से मिल जाए। यह आपकी कांजी निर्माण की प्रक्रिया है। और कांजी निर्माण जो है, जब आपको तोड़ फोड़ की क्रियाएं करनी है, जैसे अबरक जो है आपको धातु रूप में मिलता है, अबरक सत्व, तो जब अबरक सत्व को आपने द्रुतीकरण उसका करना है, उससे पहले उसको आपको ये कुल्थी वाली कांजी के अंदर रखना है ताकि वो धीरे धीरे उसको उसके दानों को तोड़ करके और एक तरह से वो दाने फूल जाते हैं और उसके बाद उसका जो है वो अबरक सत्व जो हमें अबरक सत्व का जो द्रुति है वो तैयार होती है। और जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे हमारी कोई द्रुति तैयार नहीं होगी। हाँ, अब बात यहाँ आती है कि हमने अभी आपको 2 संस्कारों का जिक्र ही नहीं किया है इसमें, और मेन हम आपको संस्कार बता दिए। अभी धातु वेद भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बाह्य द्रुति और अंतर द्रुति का हमने इसमें जिक्र भी नहीं किया है क्योंकि वो थोड़े टिपिकल संस्कार हैं और वो संस्कार आपको 6ठी से और 10वीं तक का जो ज्ञान मिलने वाला है उसके अंतर्गत आएंगे। और ये सारे संस्कार भी उसमें कुछ और मॉडिफाइड रूप में आपके सामने आएंगे। रही बात ये कि आपको अब हम उन संस्कारों की तरफ लेकर चलेंगे जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। वो 6ठी से लेकर और 10वीं तक का आपका अब ये 18 के 18 जो संस्कार हैं हमारे, इन संस्कारों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगले जो हमारा अगला सेशन शुरू होगा, ये सेशन हमारा वेद धातु वेद पर आकर के समाप्त हो जाएगा और एक अंतिम जो इसका हमारा संस्कार रहता है वो शरीर वेद, वो हमारा 11th और 12th के जो सेशन चलेगा वो उसमें जाएगा। अभी रही बात ये कि आपका जो ये संस्कार हैं, जो आपको बेसिक नॉलेज हम लोगों ने देनी थी 1ली से 5वीं तक की, वो हमारे धातु वेद पर आकर सिमट जाएगी। परंतु इसको आप ये ना समझिएगा कि ये जो आपको नॉलेज दी गई है यह नॉलेज कंप्लीट हो चुकी है। यह अब अपने अगले कदम की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ जो है कदम बढ़ाएगी और 6ठी से 10वीं तक जो है हम लोग इस नॉलेज को आपको देंगे। रही बात ये कि अब आपको करना ये है कि ये जो वीडियोस हैं इनको अच्छी प्रकार ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इसी में से हम लोग जो है आप लोगों में से कुछ लोगों को छांटेंगे जो हमारे 6ठी से 10वीं तक के कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, जो ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे और जो ठीक प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे, उन्हीं लोगों को आगे लेके चला जाएगा। बाकी रही बात ये, आप लोगों के लिए यह नॉलेज अगर धातु वेद पर आकर सिमट जाएगा। यदि किसी भाई को जो है इस नॉलेज को लेना है और इसको समझना है तो आप इसको अच्छी प्रकार से इन वीडियोस को सुनिए, इन वीडियोस को बार बार सुनिए। इनमें से जब समझ जाएंगे तो एक टेस्ट आपको देना होगा। उस टेस्ट के बाद ही हम बता पाएंगे कि आपने कितना समझा और कितना नहीं समझा। वो टेस्ट यदि आप देंगे तभी हम आपको अगले बैच में लेके चलेंगे। बड़ा स्पष्ट रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। और जो टेस्ट में क्लियर करेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को हम अगले टेस्ट में ले जाएंगे।
अब आप इन सारे ऑडियोज को सुन लीजिए। एक ऑडियो अभी और हमारा आने वाला है जिसको धातु भेद कहा जाता है, और उसके बाद वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।